आज दुनिया में जहां अस्थिरता बढ़ रही है, वहीं भारत के विकास को रोकने वाली ताकतों को राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी का साथ मिल रहा है। इन भारत विरोधी ताकतों को जॉर्ज सोरस जैसे प्रभावशाली व्यक्ति और OCCRP जैसी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट मिल रहा है। ये ताकतें सीक्रेट तरीके से भारत की प्रगति और एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत मजबूती से खड़ा हुआ है। मोदी जी का नेतृत्व सुनिश्चित करता है कि भारत की प्रगति इन विघटनकारी प्रयासों से बाधित ना हो। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा जांच मीडिया नेटवर्क है, लेकिन उसने अमेरिकी सरकार से अपने गृह संबंधों को छिपाया। OCCRP का आधा बजट वॉशिंगटन से आता है। अमेरिका को इसके सीनियर स्टाफ पर वीटो है और यह रूस और वेनेजुएला पर फोकस करने वाली जांच को फंड करता है। OCCRP की शुरुआत 2008 में बोस्निया की राजधानी साराजेवो से हुई थी। इससे पहले बाल्कन क्षेत्र में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के लिए मीडिया नेटवर्क के रूप में बनाया गया था। अमेरिकी सरकार से OCCRP को पहला फंड मई 2008 में मिला। यह डॉलर 1.7 मिलियन का था, जो सुल्वन की कंपनी JDG के जरिए 2020 तक के लिए दिया गया। OCCRP ने INL की भूमिका और हॉजिंगसन की भागीदारी का खुलासा नहीं किया, शायद इसलिए ताकि इसकी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सरकार के प्रभाव को लेकर सवाल न उठे। 2011 तक US सेड ने एक और लाभकारी ढांचे जर्नलिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क यानी JDN को सीधे फंडिंग देना शुरू कर दिया, जो अब OCCRP को प्रबंधित करता है। OCCRP की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2023 के बीच इसका 70% वार्षिक बजट अमेरिका सरकार से आया, जिसमें 52% अकेले अमेरिका का योगदान था। 2023 में अमेरिका ने OCCRP को $11.7 मिलियन प्रदान किए, जो इसके कुल खर्च का सिर्फ 53% था। यह व्यापक विदेशी फंडिंग OCCRP की वास्तविक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाती है। यह आशंका पैदा करती है कि कहीं यह सरकारों के एजेंडों को आगे बढ़ाने का साधन तो नहीं बन रही, बजाय निष्पक्ष पत्रकारिता के, खासकर जब OCCRP का ध्यान भारत जैसे देशों पर होता है जो कुछ पश्चिमी हितों के खिलाफ खड़े होते हैं। तब इनकी रिपोर्टिंग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि 2008 में OCCRP ने US सेड की भूमिका को कम महत्व देना शुरू कर दिया और अपनी होम पेज से US सेड को लोगो भी हटा दिया। 2019 तक अमेरिका अभी भी एक बड़ा योगदान करता था, लेकिन इसे एक सामान्य दानदाताओं की सूची में दिखाया गया। यह बदलाव तब हुआ जब 2019 में OCCRP की फंडिंग में अमेरिकी सरकार की हिस्सेदारी 64% तक बढ़ गई। इससे संगठन की वित्तीय निर्भरता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। OCCRP, जो खुद एक स्वतंत्र पत्रकारिता नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत करता है, वास्तव में अमेरिकी डीप स्टेट और भारत विरोधी ताकतों जैसे जॉर्ज सोरोस के एजेंडों को बढ़ावा देने में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी तटस्थता के दावे तब खोखले साबित होते हैं जब इसकी वित्तीय गतिविधियों की जांच हो जाती है। यह स्पष्ट होता है कि इसके संचालन को मुख्य रूप से जॉर्ज सोरोस द्वारा मिलने वाले धन से दिशा मिलती है, जो इसके सबसे बड़े फंडर्स में से एक है। अब राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का गठजोड़ किसी से नहीं छुपा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एक मोहरे के रूप में काम करते हैं और उनकी फंडिंग का उपयोग भारत की स्थिरता को कमजोर करने के लिए किया जाता है। विदेशों में भारत विरोधी प्रचारकों से उनकी मुलाकात इस बड़े खतरनाक गठजोड़ में उनकी भागीदारी को पुख्ता करती है। यह विघटनकारी ताकतें सोरोस और उनके सहयोगियों द्वारा समर्थित ऐसे समय में भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं जब वैश्विक स्तर पर उथल पुथल मची हुई है। इनका एजेंडा श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और निर्णायक नेतृत्व को निशाना बनाना, जो भारत को अभूतपूर्व विकास और वैश्विक प्रभाव की ओर ले जा रहे हैं। इन प्रयासों का समय कोई संयोग नहीं है, यह भारत के उभरते प्रभाव को पटरी से उतारने की एक सोची समझी साजिश है। OCCRP दुनिया भर में 50 से अधिक मीडिया पार्टनर्स के साथ काम करता है, लेकिन इसकी वित्तीय निर्भरता जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी डीप स्टेट एजेंसियों पर गहरी है। इसके 70% वित्तीय संसाधन एक ही स्रोत से आते हैं, जिससे इसका तथाकथित तटस्थता केवल एक ढोंग साबित होता है। राहुल गांधी ने इस खतरनाक त्रिकोण में खुद को सोरोस और OCCRP के साथ एक अहम हिस्सा बना लिया है और यह भारत को अस्थिर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों और जांची मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर वह उन ताकतों के लिए एक उपकरण बन गए जो भारत की संप्रभुता और प्रगति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कार्य केवल गैर जिम्मेदाराना नहीं, बल्कि पूरी तरह से धोखाधड़ी वाले हैं, जिनका उद्देश्य है श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत के विकास को पटरी से उतारना। पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों पर भाजपा को निशाना बनाया, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उत्पन्न कथाओं और सामग्री पर आधारित हैं। पेगासस, अदानी, जातिगत जनगणना, लोकतंत्र खतरे में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता जैसे मुद्दे, ये सभी मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से भारी रूप से प्रभावित प्रतीत होते हैं। राहुल गांधी का OCCRP और अन्य विदेशी समर्थित रिपोर्टरों को लगातार उपयोग प्रमुख संसदीय स्रोतों और राष्ट्रीय घटनाओं के दौरान कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता। इन रिपोर्टों का समय बिल्कुल संयोग नहीं है। 3 फरवरी 2021 को जब बजट सत्र 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, तो भारतीय किसानों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। फिर 19 जुलाई 2021 को मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले पेगासस रिपोर्ट आती है, जो 18 जुलाई 2021 को सामने आई।
इसी तरह 31 जनवरी 2023 को बजट सत्र शुरू होने से पहले 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिपोर्ट जारी कर दी गई और फिर 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन रिपोर्ट सामने आई, जो एक और महत्वपूर्ण संसदीय सत्र के ठीक पहले आई थी। विशेष रूप से चिंताजनक है वह यह है कि इन रिपोर्टों में से अधिकांश को ओसीसीआरपी और उसके अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता गठबंधनों द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिनके हित स्पष्ट रूप से भारत को अस्थिर करने में निहित हैं। इन रिपोर्टों का समय संयोग नहीं हो सकता। ये भारत की शासन व्यवस्था में विघटन पैदा करने और इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को कमजोर करने की एक संबंधित कोशिश है। राहुल गांधी संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन रिपोर्टों को त्वरित उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की प्रगति पर हमले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक विपक्ष का मामला नहीं है, भारत की प्रतिष्ठा और वैश्विक मंच पर प्रगति को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर सुनो जियोत अभियान भी है। 13 नवंबर 2020 को फाइनेंशियल टाइम्स, जो जॉर्ज सोरोस के करीबी संबंधों के लिए जाना जाता है, ने एक लेख प्रकाशित किया जिसका टाइटल था मोदी द रॉकफेलर, जो गौतम अदानी से संबंध रखता है। इस लेख में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए अडानी को निशाना बनाना चाहिए, जो भारत के नेतृत्व को अस्थिर करने के लिए डिजाइन की गई एक जानबूझकर बनाई गई कथा को उजागर करता है। 31 अगस्त 2023 को G20 समिट से ठीक 10 दिन पहले राहुल गांधी ने अदानी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को निशाना बनाया। उनके इरादे स्पष्ट थे। अडानी केवल उनके व्यापक रणनीति का एक मोहरा था, जिसका उद्देश्य मोदी जी के नेतृत्व को कमजोर करना और भारत के स्टॉक मार्केट को अव्यवस्थित करना था। 4 साल से अधिक समय से कांग्रेस ने अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निरंतर हमले किए और संसद में बार-बार विघटन की साजिश रची गई। इन विघटन प्रयासों ने अरबों रुपए के करदाताओं के पैसे को भी बर्बाद कर दिया, जो कांग्रेस की राष्ट्र हितों की कुर्बानी देने की इच्छा को दर्शाता है। 2023 के बाद ओसीसीआरपी ने अदानी पर केंद्रित 5 से 7 लेख प्रकाशित किए। हालांकि दुनिया भर में हजारों बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, ओसीसीआरपी का अडानी पर असामान्य ध्यान आकर्षक है। यह पैटर्न ओसीसीआरपी के पहले के अभियानों को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ दर्शाता है, जो पश्चिमी हितों के सामने झुकने से इनकार करने वाले नेताओं को निशाना बनाने की जानबूझकर रणनीति का संकेत देता है। इसी तरह से जुड़ा है पेगासस विवाद। कांग्रेस के विघटन केवल अदानी तक सीमित नहीं थे, बल्कि पेगासस स्पाइसवेयर विवाद ने उनके हथियारों के खजाने में एक और जोड़ दिया। राहुल गांधी ने इस अभियान को एक कदम और आगे बढ़ाया। जनता को गुमराह करते हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश रची गई, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक भाषण भी शामिल है। यहाँ एक महत्वपूर्ण कनेक्शन सामने आता है। कांग्रेस द्वारा अडानी और पेगासस विवादों में उपयोग की गई सामग्री यूरोप स्थित जांच पत्रकारिता समूह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट से आई थी। इन लेखों में खास तौर पर मोदी सरकार को निशाना बनाया गया, जिससे कांग्रेस को संसद में विघटन उत्पन्न करने के लिए सामग्री मिली। 19 जुलाई 2021 को ओसीसीआरपी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के एक दिन बाद राहुल गांधी जी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए केंद्र पर गलत काम करने के आरोप लगा दिए। विपक्ष के लगातार प्रचार के बावजूद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को इन आरोपों को खारिज कर दिया और सरकार को अस्थिर करने के लिए बनाई गई इस निरंतर कथा को नष्ट कर दिया। अडानी की बात हो, पेगासस की बात हो, लेकिन राहुल गांधी ने तो कोरोना वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी की शर्मनाक हरकत तब सामने आई जब उन्होंने वैश्विक वैक्सीन संकट के दौरान भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। जब दुनिया वैक्सीन की गंभीर आवश्यकता में थी और भारत की वैक्सीन एक राहत के रूप में उभरी थी, राहुल गांधी ने देश पर हमला करना चुना। ओसीसीआरपी के निर्देशों का पालन करते हुए राहुल गांधी जी ने उनकी साजिश रची हुई कथा में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। जून 2021 में ब्राजील ने भारतीय वैक्सीन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही ओसीसीआरपी ने 1 जुलाई 2021 को इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, राहुल गांधी ने कठपुतली की तरह इसमें कूदना स्वीकार किया। उन्होंने ब्राजील के साथ कोवैक्सीन डील की जांच की मांग की और भारतीय सरकार पर खुलेआम हमला किया। यह केवल राजनीतिक नहीं है, यह एक जानबूझकर प्रयास है भारत की प्रतिष्ठा को घूमिल करने का। उस समय जब पूरी दुनिया भारत पर निर्भर थी, वह 1 महीने तक कहां थे और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के बाद ही क्यों जागे? आखिर राहुल गांधी क्या खेल खेलना चाहते हैं? अगर हम पेगासस की बात कर रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम नेशनल हेराल्ड मामले के बारे में भी बात करें। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का खुलकर दुरुपयोग किया, एजीएल पर कब्जा किया और 20 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति हासिल करने का प्रयास किया। जब नेशनल हेराल्ड 2008 में बंद हुआ, एजीएल पर कांग्रेस का 900 मिलियन रुपए का भारी कर्ज था। ओसीसीआरपी, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित कथाएं फैलाने के लिए जाना जाता है, ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जिससे भारत विरोधी एजेंडों को और बढ़ावा मिला।
2022 में जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ शुरू की, तो फिर ओसीसीआरपी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें लिखा कि भारतीय विपक्षी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इन भ्रष्ट नेताओं का बचाव करने वाली एकमात्र आवाज सिर्फ कांग्रेस के अंधे समर्थकों से उठी। यह ओसीसीआरपी के एजेंडों का असली चेहरा है, जो भ्रष्टाचारियों की रक्षा करना और भारत विरोधी फैक्ट्स को फैलाना, जबकि सत्य राजनीतिक खेलों में डूबा हुआ है। राहुल गांधी हमेशा से भारत विरोधी ताकतों से संबंध रखते आए। राहुल गांधी की यूएस और यूके की बार-बार यात्राएं इस संबंध को और मजबूत करती हैं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य और विपक्ष के नेता के रूप में कई बार भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात की, बिना विदेश मंत्रालय को सूचित किए। एक विशेष संदिग्ध उदाहरण तब पैदा हुआ जब राहुल गांधी का उज्बेकिस्तान दौरा गुप्त रखा गया, जो सैमंथा पावर यूएस स्टेट की प्रशासक के साथ मेल खाता था, जो ओसीसीआरपी की एक प्रमुख फंडिंग एजेंसी भी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो 2024 के चुनावों में असफल रही, ने उनके भारत विरोधी ताकतों से संबंधों को उजागर किया। यात्रा के दौरान उन्हें सलिल शेट्टी के साथ चलते देखा गया, जो एक सोरोस समर्थित एनजीओ के उपाध्यक्ष हैं, और यह उनके जॉर्ज सोरोस के संबंधों को उजागर करता है, जो लंबे समय से मोदी और भारत के विकास को निशाना बना रहे हैं। शेट्टी, जो भारत की संप्रभुता की आलोचना करने के लिए प्रसिद्ध हैं, राहुल और इन ताकतों के बीच ट्रबलिंग नेक्सस को और मजबूत करते हैं। राहुल गांधी ने हमेशा विदेशों में भारत विरोधी ताकतों से मिलने के माध्यम से भारत के हितों की अनदेखी की है। इस संदर्भ में सबसे चौंकाने वाला उदाहरण उनका मुशफुल फजल अंसारी से मिलना था, जो ओसीसीआरपी का बांग्लादेशी पत्रकार है और भारत के खिलाफ एजेंडे फैलाने के लिए जाना जाता है। मुशफुल फजल अंसारी बांग्लादेश स्थित वीएनपी वॉइस ऑफ नॉर्थ बंगाल से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति है, जिसे बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार से जोड़ा जाता है। ये खतरनाक कनेक्शनों के बावजूद राहुल गांधी को ऐसे व्यक्तियों से जोड़ने में कोई हिचक नहीं है जो इस तरह की घिनौनी कृत्यों में शामिल है। राहुल गांधी के कनेक्शन लगातार गंभीर सवाल उठाते हैं, खासकर जब बात उनके उन व्यक्तियों से रिश्तों की होती है, जैसे आनंद माणगाले, जो ओसीसीआरपी में पत्रकार हैं, राहुल गांधी के काफी करीबी सहयोगी भी रहे। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान चीन से पैसे भेजने का काम किया था, खासकर शर्जील इमाम को, जो दंगों में एक प्रमुख चेहरा था। इसके अलावा माणगाले न्यूज क्लिक से भी जुड़े हुए हैं, जो चीन की प्रचार सामग्री चलाने के आरोपों के तहत जांच के दायरे में है। राहुल गांधी के 2023 के अमेरिकी दौरे के दौरान कांग्रेस नेता ने कई विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए विदेशी हस्तक्षेप तक की मांग कर डाली, जिसे उन्होंने एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छे के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय को राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बहुत स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी का भारत को बांटने और विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने का इरादा नया नहीं है, बल्कि एक लंबा परिदृश्य है। इसी क्रम में इल्हान उमर और राहुल गांधी की विचारधाराएं भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं, खासकर उनके भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग के संदर्भ में। इल्हान उमर और राहुल गांधी अक्सर भारत में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों और मानवाधिकार मुद्दों के बारे में गलत जानकारी फैलाते रहे हैं, जिसमें हिंदुओं द्वारा मुस्लिमों को उत्पीड़न का एक झूठा चित्रण भी किया गया है।